नमस्कार मित्रों। मैं साहिल बालेश्वर प्रसाद आप सभी का हिंदी साहित्य संस्थान के पटल पर किरदारे जिंदगी में स्वागत करता हूं। आज हम 149 एपिसोड लेकर आए हैं और आज जो शख्सियत हमारे साथ आए हैं उनके बारे में जितनी बात की जाए वो बहुत बहुत कम है। उनके बारे में बात करने से पहले मैं एक छोटा सा शेर सुनाना चाहता हूँ। ख्वाजा मीर का है, कहा है कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगी गर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ। लेकिन ये शेर बताता है कि जवानी के टाइम पे ही बहुत सारी चीजें की जाती है, लेकिन जो शख्स हमारे साथ में है उनको सुनने, देखने और मिलने के बाद में ऐसा लगा कि ये मायने नहीं रखता शेर। मुझे लगता है कि अगर इंसान अगर कुछ निश्चय कर ले तो उम्र कोई मायने नहीं रखती है। किसी कार्य को करने के लिए किसी भी उम्र में हम शुरुआत कर सकते हैं। आज जो शख्स हमारे साथ में है उनका मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं। हमारे साथ आज जो शख्स जुड़े हैं आदरणीय सूरज प्रकाश मनचंदा जी हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने वरिष्ठ नागरिकों, विशेष रूप से एकल वरिष्ठों के कल्याण, मनोरंजन और सशक्तिकरण के क्षेत्र में अपने व्यापक प्रयासों से पिछले कई वर्षों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। करुणा, सहानुभूति और सामाजिक सेवा के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर वह वृद्धजनों के अधिकारों, गरिमा और जीवन की गुणवत्ता की वकालत करने वाले एक प्रभावशाली स्वरूप के रूप में उभरे हैं। वह सिंगल सीनियर्स वेलफेयर ट्रस्ट के संस्थापक हैं, अध्यक्ष के रूप में हैं, जो केशवपुरम दिल्ली में स्थित है। और श्री माननीय मनचंदा जी ने उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मजबूत सहयोग प्रणाली तैयार करने के लिए अथक परिश्रम किया है, जो पारिवारिक देखभाल से वंचित हैं या स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं। उन्होंने एकल वरिष्ठों की विशिष्ट कमजोरियों और चुनौतियों को समझते हुए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, भावात्मक सहयोग, सामाजिक सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता और वित्तीय सशक्तिकरण पर केंद्रित अनेक कार्यक्रमों की शुरुआत की है। उनके बारे में आगे बताते हुए मुझे और भी खुशी हो रही है कि श्री मनचंदा जी वरिष्ठों को शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से सशक्त बनाने के प्रबल पक्षधर हैं। उन्होंने वसीयतनामा लेखन, विरासत नियोजन, अंग और शरीर दान की जागरूकता तथा वित्तीय साक्षरता जैसे विषयों पर कई सेमिनार, कार्यशालाएं और संवाद पत्र आयोजित किए हैं, ताकि वरिष्ठ नागरिक अपनी गरिमा और स्वायत्ता बनाए रख सके। उन्होंने वृद्धजनों को उनके कानूनी अधिकारों, पेंशन योजनाओं और सरकारी कल्याण योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाने हेतु जागरूकता अभियानों की भी पहल की है। आदरणीय सूरज प्रकाश मनचंदा जी के अंदर एक लेखक भी है। उन्होंने बहुत सारे विषयों पर, अलग अलग चीजों पर उन्होंने किताबें भी लिखी हैं। एक कुशल लेखक के रूप में भी वरिष्ठ नागरिकों के हित में कई प्रभावशाली पुस्तकें लिखी हैं उन्होंने, जैसे एम्बेरेस योर ओन पावर ऑफ फाइट करप्शन, डिजिटल लिटरेसी ऑफ सीनियर सिटीजन्स, डिजिटल सुरक्षा, धरोहर और हेल्थी एजिंग जैसे पुस्तकों का लेखन किया है, जिससे हजारों पाठकों तक उनकी सोच और संदेश पहुंचे हैं। विशेष रूप से हेल्थी एजिंग, हेल्थ से, स्वास्थ्य से रिलेटेड पुस्तक है और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ मिलकर वरिष्ठ जीवन के व्यवहारिक पहलुओं के साथ साथ वृद्ध सुरक्षा, डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव, साइबर अपराध जागरूकता और सक्रिय स्वास्थ्य देखभाल जैसे गंभीर विषयों का मार्गदर्शन प्रदान करती है। श्री मनचंदा जी ने प्रेमाधार रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल, राजीव गांधी कैंसर संस्थान, क्लोव डेंटल हॉस्पिटल और विभिन्न बैंकों जैसे प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ मिलकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त चिकित्सा शिविर, स्वास्थ्य जांच, डिजिटल बैंकिंग शाखाओं और निवारक स्वास्थ्य परीक्षणों का आयोजन भी किया है। उनके निरंतर प्रयासों से सीमित संसाधनों वाले वरिष्ठ नागरिकों को भी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में सिंगल सीनियर वेलफेयर ट्रस्ट ने उल्लेखित प्रगति की है, जो 2022 के अंदर सिर्फ 5 सदस्यों से आरंभ होकर 2025 तक एक सक्रिय और समर्पित संगठन बन चुका है,
जो 270 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों की सेवा कर रहा है। उनके प्रभावशाली योगदानों ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक सम्मान को काफी हद तक बढ़ाया है, जिससे उनकी गरिमामयी और सुरक्षित वातावरण में जीने के अवसर मिल रहे हैं। तो अब हम चलते हैं सूरज प्रकाश जी की तरफ और जानते हैं कि उनका सफर कैसा रहा, किस तरीके से उन्होंने अपनी शुरुआत की है। तो नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपने सामाजिक कार्यों में बहुत ज्यादा भाग लिया है, तो इसका निर्णय कैसे लिया आपने सामाजिक कार्य को करने के लिए? सबसे पहले मैं संक्षिप्त में अपना परिचय दे दूं। मेरा पूरा नाम सूरज प्रकाश मनचंदा है और मैं डेट ऑफ बर्थ मेरी 1952 है, यानी कि मैं अभी सिर्फ 72 साल का एक नौजवान व्यक्ति हूं। जी जी बिल्कुल। तो मैंने बीएससी किया था, उसके बाद में बैंक ज्वाइन किया था और बैंक ज्वाइन करने के बाद मैंने 2007 में जब बैंक ज्वाइन किया था तो 1974 में बैंक ज्वाइन किया था और 2007 में मैंने वीआरएस ले ली थी, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली थी, क्योंकि मैं उस समय मैं एज ए मैनेजर काम कर रहा था और मेरे को ये ट्रांसफ़र कहीं बाहर कर रहे थे, तो वो मुझे स्वीकार्य नहीं था। इन द मीन टाइम मेरी वाइफ की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं चल रही थी, तो मैंने एक अपनी वीआरएस लेने का सोचा था। और जब मैंने वीआरएस ले लिया तो उस समय मेरे सामने क्वेश्चन ये था कि मैं अब क्या करूँगा। तो मेरी वाइफ जो है ना एक टीचर थी और उनका एक फेवरेट सब्जेक्ट था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए काम किया जाता है। तो मैंने उनसे कंज्यूमर वेलफेयर के बारे में कुछ समझा, सीखा और उन्हीं दिनों एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी आया था और मैंने उसके बारे में भी पढ़ा। तो मैंने ये देखा कि अगर हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जानकारी ले लेते हैं तो आप अच्छी समाज सेवा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लोगों की समस्याओं का हल करने में बहुत मदद मिलती है। जी जी बिल्कुल। तो अनफॉर्चुनेटली 2009 में मेरी डॉटर, जिसकी उम्र सिर्फ 31 साल थी, मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट थी और उसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई और वो मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से हुई, जिसका मुझे बहुत दुख लगा और मुझे जाके इसके ऊपर काम करने की लगन हुई कि मुझे पता करना है कि ऐसा क्यों हुआ है। और उसके ऊपर मैंने दिल्ली मेडिकल काउंसिल में अपनी एक ग्रीवेंस पिटीशन लगाई और उसमें बताया कि इस तरह से जो है ना मेडिकल नेग्लिजेंस में उनकी डेथ हुई है और इसका कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए, ना सिर्फ मेरे बच्चे के लिए बल्कि सबके लिए। जी तो लेकिन आपकी जी 2010 में जो है ना मेडिकल काउंसिल, दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने ये डिक्लेयर कर दिया कि कोई मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं हुई है, जबकि वो मेडिकल के लिए एक मतलब डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, कहीं बाहर गई भी नहीं है। जब उसके पैरामीटर सब ठीक थे तो 3 दिन के बाद उसकी अचानक से डेथ कैसे हो गई, ये तो भगवान जानता है फिर, क्योंकि मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से ही हुई और तो कोई कारण हो ही नहीं सकता। और हुआ यही था कि ओवरडोज ऑफ मेडिसिन हुआ था। उसके बाद अगले साल मैंने 2011 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में मैंने अपील की और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 1 साल इसको स्टडी किया और उन्होंने बाद में ये डिक्लेयर किया कि एक डॉक्टर इसमें जिम्मेवार है, जिसको उन्होंने 3 साल के लिए डिबार कर दिया और 2 डॉक्टर्स उनको वार्निंग लेटर देके छोड़ दिया गया। और जब ये घटनाएं घट रही थी तो उन्हीं दिनों एक एल्डरली पीपल फोरम एक संस्था बनी थी, जिसका मैं उस समय मैंने ज्वाइन किया, जिसमें इस समय 700 मेंबर्स हैं और वो जो एल्डरली पीपल फोरम है वो वेलफेयर, एंटरटेनमेंट और एम्पावरमेंट के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए काम कर रही है। जब ये काम में मैं बिजी था, सोशल वर्क कर रहा था, आरटीआई एप्लीकेशंस लगा रहा था, तो वैसे मैं आपको थोड़ा आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक मैंने 2000 से ज़्यादा आरटीआई एप्लीकेशंस मैंने फाइल कर चुका हूं इन दी पब्लिक इंटरेस्ट। और आपको और सबको ये मालूम होना चाहिए, ये अगर ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट नहीं होता
तो बहुत सारा करप्शन जो है ना ये नहीं पता लगते हमें। नहीं नहीं सर, ये तो बिल्कुल है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का यूज अगर सही तरीके से किया जाए तो बहुत जी सारी चीजें से बचा जा सकता है। करप्शन में बहुत योगदान है इसका, करप्शन को जी। हटाने में। तो इसी सफर को आगे लेते हुए मैं चल रहा था, तो 2015 में मुझे सीएम अरविंद केजरीवाल जी से एक इंफॉर्मेशन आई कि वो मुझे 1 अक्टूबर, जब ये इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स होता है, तो मुझे वो अवार्ड देना चाहते हैं। तो मैं वहाँ पे गया दिल्ली सेक्रेटेरिएट में। वहाँ पे 25 लोगों को, दिल्ली के 25 लोगों को और संस्थाओं को बुलाया गया जिनको ये अवार्ड दिया गया। तो मैं भी उनमें शामिल था। और 2015 में ही अनफॉर्चुनेटली मेरी वाइफ भी बीमार हो गई, उनको हार्ट का प्रॉब्लम हो गई, तो स्टेंट के लिए एडवाइस किया गया। ये बालाजी एक्शन हॉस्पिटल की बात है। तो वहाँ पे उन्होंने जब स्टेंट के लिए एडवाइस किया, तो स्टेंट एक लगाने के बाद उन्होंने कहा कि अभी हम चेक करते हैं। जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा नहीं, एक और स्टेंट लगेगा, यहाँ तो ये खुल गया है रास्ता, और ये जो है ना अभी ब्लॉक है। तो उस केस में उन्होंने मेरे को ये एडवाइस किया कि एक स्टंट और लगेगा। तो उस समय उन्होंने स्टंट की कीमत बताई, एक स्टंट की कीमत 1.5 लाख रुपए, यानी कि 2 स्टंट जो है ना 3 लाख रुपए। खैर, हमें तो इलाज करवाना ही था और हाँ हमने जी। वो इलाज करवा दिया और हम कुछ ठीक होके वापस अपने घर आ गए। लेकिन इन द मीन टाइम मैंने ये स्टडी किया कि वो स्टंट जो मैंने 1.5 लाख रुपए का खरीदा था, उसके इंपोर्ट प्राइस ओनली 26,000 रुपए था। तो मैंने इसके ऊपर और रिसर्च किया, आरटीआई एप्लीकेशन से इंफॉर्मेशन मांगी, कंप्लेंट्स डाली। हेल्थ मिनिस्ट्री में मैंने आरटीआई एप्लीकेशन जब फॉरवर्ड की, तो फर्स्ट अपील के बाद सेकंड अपील में जब ये गई, तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास जब उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर्स को और एनपीपीए, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी को, उन्होंने सब डायरेक्टर्स को बुलाया और उनको बोला भाई आप जो है ना ये डिसाइड कीजिए ये प्राइस कैसे ठीक होगा। और विद इन ए मंथ उसको जो है ना उन्होंने मीटिंग की और वो प्राइस जो है ना उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि 1.5 लाख नहीं होगा, ये 26,900 रुपये होगा। तो ये एक अचीवमेंट जो है ना नहीं इसके नहीं, थ्रू बहुत हो। बड़ी अचीवमेंट है सर आपकी ये। जी। जिस जिस लेकिन जिस तरीके से आपने स्वास्थ्य में ये चीजें की और योगदान दिया, क्योंकि कोई आज के समय में ऐसा होता है कि लोग इन चीजों के पीछे पड़ते भी नहीं है, उनको समस्या समझ में नहीं आती, सिर्फ उनको लगता है कि खर्चा बढ़ रहा है स्वास्थ्य की चीज, लेकिन उसके पीछे कितनी कॉस्टिंग है, कितना खर्चा आना चाहिए, इसके बारे में नहीं सोचते। लेकिन आपने किया और इसका परिणाम आज के टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है। तो मैंने जो पब्लिक इंटरेस्ट में आरटीआई डाली है, तो उसमें बहुत बड़े बड़े काम भी हुए हैं, जिसमें सबसे अच्छा काम तो यही हार्ट के स्टेंट का प्राइस रिडक्शन है, जिसमें हजारों लोगों को फायदा हुआ। जी बिल्कुल। लेकिन मेरे साथ दुर्भाग्य मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। मेरी वाइफ 2015 में जब ये हार्ट का ऑपरेशन हुआ, तो 2016 में जो उसकी कैंसर होने से डेथ हो गई। तो मुझे एक और झटका लगा और तब जाके मुझे एक और काम मिल गया कि मुझे कैंसर मेडिसिन जो एमआरपी जिनकी बहुत ज़्यादा हाई बताई जा रही थी, तो मैंने उसके ऊपर भी काम किया और उनके एमआरपी भी कम कराए कुछ कुछ मेडिसिन के, और जिसका मेरा अभी तक भी वो प्रोसेस चल रहा है। और काफ़ी गवर्नमेंट मेरे जो पत्र हैं, जो मेरे आरटीआई पे, उस पर ध्यान देती है और उस पर काम हो रहा है टाइम टू ये टाइम। भी, हाँ जी, ये भी बहुत अच्छा कदम है आपका। जी। और इसी तरह से मैं जब सीनियर सिटीजन्स के ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते आगे 2019 में जब कोरोना आया, तो उस समय मैंने ये सोचा कि मैंने जो अब तक काम किया है, बल्कि मेरे फ्रेंड ने मुझे एडवाइस किया कि जो आप इतना काम कर रहे हैं सोशल वर्क का, इसको आप अपनी उसमें बुक में क्यों नहीं लाते इसको। तो 2019 में मैंने पहली पुस्तक लिखी जिसका नाम था एम्ब्रेस योर ऑन पावर टू फाइट करप्शन। उसमें मैंने जो भी मेरे साथ एक्सपीरियंस हुए थे वो उसमें मैंने डाले, और ये मैं आपको एक मिनट दिखा रहा हूँ कि ये मेरी बुक है, वो एम्ब्रेस योर ऑन पावर टू फाइट करप्शन। जी। और उसके बाद 2020 में मैंने, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका था,
तो मैंने देखा कि सब लोग हमारे सीनियर्स जो है ना अपने घर के अंदर बंद हैं, तो उनको परेशानियां हो रही हैं। तो उनको ये समझाने के लिए कि डिजिटल लिटरेसी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने एक नई बुक एक और लिखी, डिजिटल लिटरेसी फॉर सीनियर्स। ये मेरी बुक है, डिजिटल लिटरेसी फॉर सीनियर सिटीजन्स। और 2022 में मैंने जो सिंगल्स हैं, यानी जो अकेले रह रहे हैं, जिसमें मैं भी हूँ, तो हमने एक प्लान बनाया कि जो सिंगल्स रह रहे हैं उनको एक यूनाइट किया जाए, क्योंकि उनकी जो परेशानियां हैं वो बाकी लोगों से कुछ अलग होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा अधिक होती हैं। तो जी वो 5 लोग हमने यूनाइट किए और उन 5 लोगों ने ये प्लान किया। हमने एक ट्रस्ट बनाई और उस ट्रस्ट के बाद हमने मेंबर्स जोड़े उसके अंदर, जो आज की तारीख में मार्च 2025 में 2025 में 270 मेंबर से ज़्यादा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। इनकी सर हमारी जो है ना मंथली मीटिंग होती है, जिसमें हम बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, मेडिकल के कैंप लगाते हैं, इसमें डिजिटल लिटरेसी बताते हैं, समझाते हैं, और साथ में हम बिल राइटिंग का काम करते हैं। क्योंकि मैंने ये देखा है, क्योंकि एज ए बैंकर मैं ये समझता हूँ कि जो अनक्लेम डिपॉजिट्स हैं जो बैंकिंग इंडस्ट्री में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में है, इस समय 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। जी और वो बिल्कुल। वजह ये है कि हम लोग जो है ना विल नहीं लिखते हैं। आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि हमारे देश में सिर्फ 2-3% लोग ही विल लिखते हैं, बाकी कोई विल ही नहीं लिखता। जी तो बिल्कुल। उनको जागरूक करने के लिए मैंने फिर एक नई किताब लिखी, जिसका नाम रखा मैंने धरोहर। तो वो धरोहर बुक जो है ना, वो उसमें मैंने ये बताया कि आपको अपनी विल लिखनी है, और ये विल आपके लिए नहीं लिखनी है, आपके आने वाले पीढ़ियों के लिए लिखनी है। क्योंकि अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो वो जो धन है अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है, जिसका कोई यूज नहीं हो रहा है, बैंक वाले भी यूज नहीं करते, सरकार भी नहीं यूज कर सकती, और हम्म। अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है। अगर वो हम ये अपनी वसीयत लिखेंगे तो उसका प्रॉपर यूज होगा, हमारे बच्चों को पता लगेगा कि भाई जी किस तरीके से प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जी बिल्कुल। और इसके बाद मैंने एक बुक लिखी, डिजिटल सुरक्षा। मैंने ये देखा कि डिजिटली जो है ना सीनियर्स जो है ना कुछ काफ़ी धोखाधड़ी के शिकार होते हैं, तो उनके लाभ के लिए एक डिजिटल सुरक्षा मैंने एक पुस्तक लिखी। ये बुक मैंने 2024 में लिखी, और इसके बाद 2025 में मैंने अपने सीनियर्स को हेल्दी रहने के लिए, ताकि वो कहीं कोई दिक्कत ना आए उनको, मतलब हेल्थ वाइज बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं सीनियर्स को, तो हेल्दी एजिंग बुक लिखी मैंने। और ये मैंने बुक लिखी अपने डॉक्टर साहब, डॉक्टर नामधर शर्मा जी हैं, जो प्रेमादार इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं, उनके साथ मिलकर ये जी लिखी, ताकि उनको सभी हमारे सीनियर्स जो है ना, जो हमारे एल्डरली पीपल फोरम में हैं या जो सिंगल सीनियर्स में हैं, उन सबको ये फ़ायदा पहुँचे और अपने आप स्वास्थ्य की तरफ वो ध्यान दें और हमेशा स्वस्थ बन के अपने समाज में उद्धार करें। जी बिल्कुल। इस बीच मैं बताना चाहूँगा कि मुझे काफ़ी सारे अवार्ड्स दिए गए। जैसे मैंने अभी आपको ये भी बताया गया कि अरविंद केजरीवाल जी ने भी मुझे अवार्ड दिया, जी और भी सीआईसी में मुझे उन्होंने बुला के अवार्ड दिया, और भी बीच-बीच में मुझे कई संस्थाएँ बुलाते हैं अवार्ड देने के लिए कि ये आप जो है ना बहुत ही समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, और जी ये बिल्कुल। आप उसको प्रमोट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए वो अवार्ड देते हैं। अब जो मैं इस समय सिंगल सीनियर्स वेलफेयर ट्रस्ट में जो कार्य कर रहा हूँ, उसमें हमारे तकरीबन 270 लोग हैं इस समय। जी तो मंथली मीटिंग हमारी बर्थडे सेलिब्रेशन की होती है, हर महीने हम वो करते हैं, और इस बार अगला जो नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा 29 जून को होने वाला है। तो उसमें हम मेंबर्स को मोटिवेट करते हैं कि सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ बोलें वो, कि उनका जो है ना कैसे अपने आप को मोटिवेट करें और अपने साथियों को कैसे मोटिवेट करें। तो उसके लिए हम लोग जो अच्छा बोलते हैं उनको हम कैश प्राइज़ भी देते हैं, और जी जो
जैसे ऑर्गन बॉडी डोनेशन के लिए जो लोग आगे प्रोत्साहित करते हैं उनको भी हम अवार्ड देते हैं, और इसी तरह से ताकि वो खुश रहें और आगे समाज में लाभ पाएँ भी और लाभ दें भी, तो उनके लिए हम कार्य करते रहते हैं। तो ये मेरा एक ब्रीफ वो है, और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आपका नहीं, नहीं, स्वागत है। बिल्कुल। मतलब आपका जो जीवन रहा है, वो कठिनाइयों से रहा है जी, और उन कठिनाइयों ने आपको इतना सशक्त कर दिया है कि जिसकी वजह से आप बहुत सारे लाखों लोगों की सहायता कर रहे हैं। और मुझे जो लगता है कि आप सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए नहीं, जो युवा हैं, उनके लिए भी जो भी किताबें या जो आपके प्रयास हैं, वो बहुत ही अ ऐसा योगदान दे रहा है कि अगर वो लोग भी इस चीज़ को फ़ॉलो करें और इस चीज़ के लिए जानें, तो उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। जैसे आपने स्वास्थ्य के लिए जो किताब लिखी है या बिल के लिए आप बता रहे हैं, क्योंकि आज के वक्त में अगर मान के चलेंगे तो आपने सही कहा कि 2-3% लोग ही हैं जो बिल लिखते हैं और काफ़ी लोगों को लगता है कि लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन इनकी समस्याएं जब वास्तविक जीवन में लोगों के पास आती है, तब उस टाइम उस वक्त पर एहसास होता है कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए या करना चाहिए था। तो ये मैं आपका बताना योगदान। चाहूँगा कि अगर हम हाँ, विल जो है ना लिखते हैं ना, तो हमारी जो प्रॉपर्टी है, जो हमने अपने अर्न की है, वो हमारे हिसाब से जो हमने हमारी डायरेक्शन होगी, उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर हम विल नहीं लिखेंगे, तो इस चीज़ को सरकार डिसाइड करेगी कि किसको कितना देना है, और सरकार ये भी डिसाइड कर सकती है कि इसको सबसे ज़्यादा दिया जाए, जबकि मेरी इच्छा थी कि उसको कुछ ना दिया जाए। तो बहुत कुछ गड़बड़ी हो सकती है, और दूसरा, उसमें सेटलमेंट में कुछ साल भी लग सकते हैं और लाखों रुपए भी खर्च हो सकता है। तो ये सब जी, बच जाएगा अगर आप विल लिखेंगे। और एक चीज़ जी, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर सितंबर में 2024 में ट्रू मीडिया ने मुझे रिकॉग्नाइज़ किया और मेरे ऊपर एक विशेषांक निकाला है। जी, तो ये विशेषांक जो है ना, उन्होंने सिर्फ ये मेरे जो दिनचर्या है और मेरे जो कार्य किए गए हैं, उसके ऊपर है ये। जी। नहीं, आपका कार्य सराहनीय योग्य है, इसीलिए सभी लोग आपको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, पुरस्कार भी दे रहे हैं। और क्यों ना हो, अगर आज के समाज में मैं कहता हूँ कि अगर 10 लोग और इस तरीके से हो जाए, तो बहुत सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। तो सर, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था, मुझे उसका उत्तर तो मिल गया है मुझे। ठीक है कि आपको कैसे आपने सामाजिक कार्य करने का निर्णय लिया। जैसे एक और प्रश्न मेरे आ रहा है कि आप जैसे सामाजिक कार्य करते हैं, तो आपको अपने सामाजिक कार्य को करने के लिए किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? कोई क्या देखिए, ऐसी चुनौतियाँ आती हैं आपके सामने? नहीं, मैं तो आपको ये बताऊँगा कि जैसे मेरे साथ जो घटनाएँ घटी हैं, वो जी, अगर उनको हम अलग कर दें, जी, तो मैं अपने काम को एन्जॉय कर रहा हूँ। ओके, जी, क्योंकि मैं जब मुझे कोई अगर ये समस्या मिलती है कि ये समस्या है, ये बैंक की समस्या है, ये पोस्ट ऑफिस की समस्या है, या जी, इंश्योरेंस की समस्या है, या पार्क की समस्या है, अगर मेरे पास कोई आता है, तो मैं उसको समस्या को सॉल्व करने में इमीडिएटली कोशिश करना शुरू कर देता हूँ उसकी। जी, अब जैसे मान लीजिए, मैं जो है ना एक बार बिल रजिस्ट्रेशन के लिए गया वहाँ सब रजिस्टर ऑफिस में, तो वहाँ पे मैंने देखा सीनियर सिटीजन्स को 5वीं मंजिल पे जाना पड़ता है अपने बिल रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, और वो ओके, उस दिनों बिल ये लिफ्ट भी खराब थी। तो मैंने उनसे पूछा ये लिफ्ट कब खराब हुई, तो वो कहने लगे कि 4-5 महीने हो गए हैं। मैंने कहा तो फिर कुछ हल क्यों नहीं होता इसका? जी, अब सीनियर सिटीजन को 5वीं मंजिल तक जाना पड़ता है उसके कार्य कराने के लिए, तो बड़ा मुश्किल काम है। तो मैंने आते ही अपना दिल्ली गवर्नमेंट को लिख दिया, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में ये प्रॉब्लम है, और आप यकीन मानेंगे कि 1 महीने के अंदर ही दिल्ली गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके जो कार्य होंगे, वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे होंगे। जी, तो वो समस्या इसलिए हो रही थी क्योंकि जो वहाँ पे उन्होंने जो बिल्डिंग किराए पे दी थी, किराएदार वो खाली कराना चाह रहा था, और सरकार ये खाली नहीं करना चाह रही थी। हुँ, तो हुँ, उस चक्कर में ये सफ़र कौन कर रहे थे? सीनियर सिटीज़न्स कर रहे थे। सीनियर सिटीज़न, तो उन्होंने एक छोटा-सा एरिया नीचे किराए पे ले लिया सरकार ने, और वो सीनियर सिटीज़न का काम सारा नीचे होने लग गया। जी, तो इस तरह से मैं वही बता रहा हूँ कि जब भी मैं कहीं जाता हूँ, कुछ देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, यहाँ यहाँ सुधार की गुंजाइश है,
तो मैं उस पर कार्य करता हूँ और मैं अपने काम को एंजॉय कर रहा हूँ। जी, बहुत बढ़िया। तो जैसे सर हम बहुत जनरली होता है कि हम बहुत सारे अच्छे काम करने के लिए जब जाते हैं तो उसमें जी आपको अच्छा सुनने को भी मिलता है, कभी-कभी क्रिटिसाइज़ भी करते हैं लोग। तो जी कभी ऐसी आपको अपने काम के लिए कोई ऐसी समस्या आई है कि कभी बाधा उत्पन्न कोई कर रहा हो, आपको अच्छे कार्य करने से रोक रहा हो? क्या ऐसी भी परिस्थितियाँ आई हैं आपके जीवन में? जी, ऐसा था। एक बार मेरी ही कॉलोनी में एक सड़क के किनारे मंदिर बन रहा था। पहले उन्होंने ओपन स्पेस में वहाँ पे एक प्लेट सी रख दी, जी, पीपल का पेड़ था साथ में। उसके बाद में थोड़ा-सा एरिया और कवर कर लिया, फिर जाला लगा लिया और फिर उसके बाद एक दिन मैंने जब वहाँ से गुज़र रहा था तो मैंने देखा कि बहुत सारे रोड़ी, पत्थर, सीमेंट वग़ैरह आए हुए थे। तो मुझे ये प्रतीत हुआ कि अगर ये यहाँ पे मंदिर पक्का बन गया, तो ये जो सड़क है, ये बाधित हो जाएगी। यहाँ पे जो है जी, ना आना-जाना रुक जाएगा और उसके बाद दुकानें भी खुल जाएँगी और ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा सिस्टम। तो मैंने आकर आते ही पॉल्यूशन डिपार्टमेंट लिख दिया, एमसीडी को लिख दिया, एसएचओ को लिख दिया और चीफ मिनिस्टर को लिख दिया कि वहाँ यहाँ पर ये जो है ना मंदिर रुकवाया जाए, ये पक्का मंदिर बनने जा रहा है। उस समय अगले दिन वो काम रुक गया। लेकिन जी, जो मंदिर उसको बनवा रहे थे, उन्होंने मेरे बारे में जब उनको पता लगा कि मैंने ये काम कराया है, तो वो जो है जी, ना काउंसलर से मिले, जाके वो एमएलए से मिले और उन्होंने मेरे भी ऑफ़िस में आए। तो मैंने उनको बताया, भई ये देखो, पहले बहुत ही पोलाइटली बोला कि भई ऐसा है, मैं आपके मंदिर के खिलाफ नहीं हूँ। आप मंदिर बनाइए, लेकिन ये सड़क के किनारे नहीं बनाएँगे आप, कहीं जी, और बना जी, लीजिए। तो जब मेरी बात से संतुष्ट नहीं हुए, तो उन्होंने फिर वो एमएलए से बात की, तो एमएलए ने मुझे फ़ोन पर 45 मिनट तक डाँटा कि भई आप जो है ना धार्मिक काम में रुकावट पैदा कर रहे हो। तो मुझे बहुत जी, परेशानी हुई। फिर मेरे 20 लोग मेरे अपने कॉलोनी में आ गए, मुझे धमकाने के लिए कि ऐसा काम मत कीजिए आप। मैंने उनको वो फिर समझाया, भई ऐसा है, मैंने जो अब लिख दिया है, वो तो उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जी, हाँ, फर्दर जो है ना अगर आप कहेंगे तो मैं कोई और आगे कंप्लेंट वगैरह का इश्यू आगे नहीं लेके जाऊँगा। तो मेरे साथ इस तरह से कुछ होता है। कई जी, बार जो है ना वो आता है और मैंने लोगों को ये भी समझाता हूँ कई बार कि अगर आप आरटीआई किसी प्रॉब्लमेटिक एरिया में लिखते हैं, तो हुँ, उस हुँ, केस में डरिए मत। उसका जी, तरीका है। बिल्कुल, उसका तरीका क्या है कि आपने देखा कि वो आदमी आपके पीछे पड़ जाएगा। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने 4-5 दोस्तों को मिलकर, एक चंडीगढ़ में बैठा है, एक बॉम्बे में बैठा है, एक जालंधर में बैठा है, उन सबको कहिए कि ये एप्लीकेशन आरटीआई की भेजनी है। जी, तो वो एक आरटीआई की एप्लीकेशन जब वो भेज देंगे वहाँ पे, तो जब वो उसके पास 8-10 एप्लीकेशन आ जाएँगी, तो वो ये सोचता रह जाएगा, ये मैं किसके पीछे जाऊँ? किसने बिल्कुल, ये इसके बिल्कुल, पीछे मास्टरमाइंड कौन है? तो उसको नहीं पता लगेगा और अगर पता लग भी गया तो वो क्योंकि सबकी एक आवाज़ होगी उसमें, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। तो आप इस तरीके जी, से नए-नए तरीके ढूँढ सकते हैं उसके लिए, लेकिन आपको डरना नहीं है। जी सर, आप में बहुत साहस है, आपने बहुत साहसिक कार्य किए हैं। अ, तो सर जैसे इसके बाद में एक अगला प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि जैसे हम कोई भी सामाजिक कार्य के लिए अगर आते हैं, तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के अंदर आप आपकी नज़र में कैसा होना चाहिए इंसान कि अगर सामाजिक कार्यकर्ता है तो उसको किस तरीके से दिखना चाहिए, कैसा होना चाहिए अंदर से कि वो इस तरीके से काम करे तो कि पूरे समाज को वो फायदा पहुंचा सके। तो आप कैसे इस चीज को देखते हैं? सबसे पहले तो उसको पोलाइट होना बहुत ज़रूरी है, जी सर। क्योंकि अगर आप छोटी-छोटी बात पर एग्रेसिव हो जाएँगे, तो आप जो है जी, ना समाज सेवा नहीं कर पाएँगे। जी। अगर आपको कुछ भी करना है, जैसे मैंने अभी आपको आरटीआई का एग्ज़ाम्पल बताया हाँ कि जी, हाँ आप जी। जो है ना, वो अपने जो है ना तरीके बदल सकते हैं। जी, तो आपको बड़े शांत होके काम करना है और मैं तो ये बता रहा हूँ, आपको डिजिटली लिटरेट होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप जी। डिजिटली लिटरेट होंगे, तो आपके काम बहुत आसान हो जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक आरटीआई एप्लीकेशन पहले पेपर लाता था, उसको टाइप करता था, टाइप करके मैं उसको ₹10 का स्टैम्प पेपर लेता था, पोस्टल ऑर्डर लेता था और उसके बाद पोस्ट ऑफिस में जाता था, उसको स्पीड पोस्ट भेजता था,
तब जाके वो जाके वहाँ पर पहुँचता था। आजकल मैं रात को 10 बजे भी 11 बजे भी मुझे याद आ जाता है कि ये इशू है, मैं अपना लैपटॉप में बैठ जाता हूँ और विदिन 10 टू 20 मिनट्स मैं आरटीआई एप्लीकेशन भेज देता हूँ। मेरा काम खत्म है, अब वो जागता है उसके बाद। जी, बहुत बढ़िया सर। तो सर, जैसे आप अपने सामाजिक जो भी कार्य कर रहे हैं, उनके अंदर सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है आपको, या आप दूसरों को कैसे जोड़ रहे हैं इसके अंदर? फिलहाल तो मुझे, अगर आप फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं, तो मुझे इस टाइप का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जी, हालांकि कुछ आरटीआई एप्लीकेशन में एक प्रोविजन है कि आप जो है ना कुछ कंपनसेशन मांग सकते हैं, और मैंने जी, कुछ कंपनसेशन कई मामलों में मांगा है और मुझे मिला भी है। जी, कईयों में 1000 मिला है, कईयों में 3000 मिला है, कईयों में 10,000 मिला है। तो कंपनसेशन उस तरीके से मिला है। लेकिन अभी जो हमारी संस्था है एल्डरली पीपल फोरम, ये हमारी बहुत पुरानी संस्था है, और इसके लिए सरकार से ग्रांट मिल रही थी 20,000 महीने की, जो कि फिलहाल अभी पिछले 3 साल से वो भी नहीं मिल रही है। लेकिन हम क्या अपना जो काम है उसको छोड़ते नहीं हैं, उसको पीछे नहीं हटते, वो काम दुगने उत्साह से करते हैं, और वो उसके लिए हमें डोनेशन मिल जाता है, कुछ हम फंडिंग खुद अपने से कर लेते हैं। मेरा तो ये मानना है कि अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको फाइनेंस की कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जी, आपको देने बिल्कुल। वाले, करने वाले, साथ देने वाले बहुत मिल जाएँगे आपको। जी, जी। जैसे सर आपने बताया था कि सिंगल सीनियर वेलफेयर ट्रस्ट के अंदर आपके पास में 270 लोग हैं। जी। तो आपने जो उन लोगों से बातचीत किया होगा, अलग-अलग समस्याओं से परेशान होंगे, जो आपके इस संस्था में रह रहे हैं। कुछ उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि किस-किस तरीके से आपके पास में ये लोग आए हैं? आप लोगों ने कैसे इनकी या पहुँच की है? मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था शुरू में। जी, जो व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना, अब उसमें 270 लोग हो चुके हैं उसके अंदर, और उसके अंदर हमने कह रखा है कि जिसकी जो भी समस्या हो, वो ग्रुप में भी शेयर कर सकता है और पर्सनली भी कर सकता है। जी, तो जो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं, तो उसका हम समस्या का निदान व्हाट्सएप में ही कर देते हैं, ताकि लोगों को, दूसरों को भी पता लगे कि इस समस्या का हल इस तरीके से हो सकता है। जी, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी घरेलू समस्या होती है और वो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं डाल सकते। वो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ या मिलना चाहती हूँ, और वो फिर हम उनसे अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, कहीं भी मिल लेते हैं, चाहे वो हमारे ऑफिस में मिलें आकर, या कहीं उनके घर में मिलें जाकर, तो या फिर हमारी जो मीटिंग्स होती हैं वहाँ पे मिलें। तो जी। वो मोस्टली उनकी समस्याएँ होती हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कि हुँ, किसी ने, बच्चे ने जो है ना वो नहीं किया ठीक से, हुँ, हुँ। मतलब उसका व्यवहार नहीं होता उसका ठीक से। तो जी, और कई लोग ऐसे होते हैं कि जैसे एक व्यक्ति जो है ना, उसकी अब तो डेथ हो चुकी है, वो मेरे पास आज से 10 साल पहले आया था। तो उसने बताया था कि मैंने अपने बेटे के साथ रह रहा था, मेरे बेटे ने अपना एक और कमरा बना लिया, और बाद में वो मुझे तंग करने लगा, अब मैं जो है ना अलग रह रहा हूँ उससे। यानी कि उसका ही मकान है, लेकिन वो अपने मकान से अलग रह रहा है। तो उसके लिए मैं जो है ना एक एप्लीकेशन हमने उनको बना के दी। मुझे जब संपर्क किया गया तो मैंने उसको तरीका बताया, एक एप्लीकेशन बना के दी, एसडीएम ऑफिस में एप्लीकेशन फॉरवर्ड की, वहाँ से उसको बुला के, उसके बेटे को बुला के उनको कहा गया कि आप 10,000 रुपये महीना इसको देंगे। तो वो 10,000 रुपये महीना उसको मिलने लग गया फिर उस तरह से। तो जी, ऐसे ही बहुत सारे काम जो है ना, जब वो मेरे पास आते हैं कि विल बनानी है मुझे, तो विल बनाने जी, का भी मैंने बहुत अच्छा तरीका शॉर्ट बना रखा है। एक मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है जिसको हम टेस्टेटर फॉर्म कहते हैं। वो 1 पेज का फॉर्म है, उसमें मैं उनको ये कहता हूँ आप फिल इन द ब्लैंक्स कर दीजिए और मुझे दे दीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स करने के बाद वो, जब वो मुझे कंप्लीट करके दे देते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पे दे दें, उसको मैं उसकी बिल तैयार कर देता हूँ, और आप जी, यकीन मानोगे आधे घंटे के अंदर बिल तैयार हो जाती है, और बिल मैं जी, उसको भेज देता हूँ, व्हाट्सएप पे ही भेज देता हूँ, और उसको कहता हूँ कि अगर इसमें कोई सुधार करना है तो मुझे बता दीजिए। तो उस केस में वो अगर सुधार होता है तो बता देते हैं, अदरवाइज़ जो है फिर उसकी बिल रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मैं सब रजिस्ट्रार ऑफिस में भेज देता हूँ। तो अब तक 100 से ज़्यादा बिल जो है ना मैं लिखवा चुका हूँ। आप लिखवा चुके हैं। तो जी। सर, ये जो बिल जो आपने लिखवाए हैं, अभी जो संस्था में लोग हैं या बाहर से भी लोग आ रहे हैं लिखवाने?
के लिए आपके पास? अब तो बाहर से भी आने लग गए हैं बहुत, क्योंकि जैसे जैसे उनको पता लगता है, और बाहर से मुझे मीटिंग्स में ही बुलाने लग गए हैं। जी। जैसे कभी नोएडा में जाता हूँ, कभी विकासपुरी में जाता हूँ, कभी कहीं वो मेरे को बुलाते हैं, कहते हैं जी हमें जो है इन्फॉर्मेशन दीजिए, तो हम जो है जाके उनको पूरी तरह समझाते हैं, और उसके बाद वो बहुत लाभान्वित होते हैं। तो हमें जो है ना, इसी में हमें बहुत खुशी मिलती है। जी सर। तो सर जैसे अभी आपने ये सारी चीज़ें ऐड ऑन की हैं, जी इसमें जैसे अगर देखा जाए कि भविष्य के अंदर आप किन-किन समस्याओं पे और काम करना चाहते हैं? जैसे अभी 4 से 5 चीज़ें तो अभी आपने गिनवा दिया, कुछ पे आपने बहुत अच्छी किताबें भी लिखी हैं, जो बहुत सारे लोगों तक पहुँची हैं। तो इसके अलावा और क्या आप सोच रहे हैं, या इन्हीं चीज़ों को ही आगे बढ़ाना है? क्योंकि समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ बढ़ती जा रही हैं। जैसे अभी आपने जो सिंगल सीनियर्स वेलफेयर ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, जिसपे अगर 3 साल के अंदर 5 से 270 लोगों की संख्या होने का मतलब है कि ये समस्या बहुत बड़ी है और ये आगे जाएगी। तो इसका निदान, क्योंकि समस्या का निदान करना सबसे आवश्यक है। तो कुछ इस रास्ते पे जाके किस तरीके से काम किया जा सकता है? सर, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे लिए तो है कि सीनियर सिटीजन्स के वेलफेयर, एंटरटेनमेंट और एम्पावरमेंट के लिए काम करना। उनको जी। अपने राइट्स बताना, वो थोड़ा सा समझेंगे तो अपने आप भी इन समस्याओं को सुलझा लेंगे वो। तो एक मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है। दूसरी बात ये है कि मैं भी एक सामाजिक प्राणी हूँ। जैसे ही जी। आप लोग भी न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, मैं भी देखता हूँ, और मैं भी जब भी कभी ऐसी कई न्यूज़ देखता हूँ जहाँ पे सुधार की ज़रूरत है, तो मैं फिर शांत नहीं रहता हूँ और मैं उसी समय एक्टिव हो जाता हूँ। फॉर जी। एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ कि हम जो है ना करतारपुर गए थे। जी। करतारपुर में गुरुद्वारे में जब हम जाना था, तो इंडिया बॉर्डर से पाकिस्तान बॉर्डर में जब बिल्डिंग में पहुँचे, तो वहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ बहुत होती हैं। आधा पौना घंटा, 1 घंटा लग जाता है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पर जो टॉयलेट है, वो वहाँ से कम से कम आधा किलोमीटर दूर था। जी। तो मैंने ये नोट किया, क्योंकि ये दिक्कत सबको आ रही थी, तो मैंने आते ही अपनी गवर्नमेंट को लिख दिया ये, और हमारी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को लिखा, और ये काम तुरंत हो गया। 1 महीने के अंदर ही सॉल्व हो गया ये। जी। तो मेरा ये हमेशा वो रहता है, कोशिश ये रहती है कि जहाँ कहीं भी कोई सुधार देखने की गुंजाइश है होने की, तो मैं वहाँ पे एक्टिव हो जाता हूँ। और सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये होता है कि मैं डिजिटल लिटरेसी थोड़ा-सा मुझे सीख गया हूँ, तो उस हिसाब से मैं मेरे लिए जो गवर्नमेंट के पोर्टल्स हैं, उसके थ्रू कंप्लेंट डाल देना, आरटीआई भेज देना, और सीएम को लेटर लिखना, पीएमओ को लेटर लिखना मेरे लिए बहुत आसान है इस समय। जी सर। सर जैसे शुरुआत में आपने कहा था कि मैं 73 साल का नवयुवक हूँ, तो मैं एक चीज़ जानना यस। चाहता हूँ, क्योंकि जैसे अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो उम्र नहीं बताऊँगा, लेकिन मेरी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम 35-40 साल के आ जाते हैं, मेरे साथ के कितने मेरे सहकर्मी हैं, जो बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं शारीरिक। तो आप अपनी जी। दिनचर्या को किस तरीके से बना रहे हैं, या किस तरीके से जी रहे हैं कि आपको देखकर सुनने के बाद में लग नहीं रहा कि आप 73 साल के हैं? तो आपका, अगर जिस तरीके जीवनचर्या आप अगर कुछ शेयर करेंगे, तो सुनने वाले भी और हम लोगों को भी फायदा मिलेगा इसमें। मेरा डेली रूटीन तो सबसे जो प्रायोरिटी है वो ये है कि मैं अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखूं। जब मैं हेल्दी फील करूंगा तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। जी सर, बिल्कुल। तो वही है कि मैं अपना सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठ जाता हूँ। जो दिनचर्या से फ्री होके मैं थोड़ा वॉक भी कर लेता हूँ। वॉक करके मैं हेल्दी डाइट लेता हूँ, और उसके बाद फिर बीच-बीच में मैं जो है ना अपना व्हाट्सएप भी देखता हूँ और लैपटॉप भी देखता हूँ। जिसमें मुझे कोई समस्याएँ अगर कोई बताता है या मिल जाती हैं, तो मुझे प्रसन्नता होती है कि मुझे एक काम मिल गया। जी। अगर मान लो मैं पार्क में भी जाता हूँ, तो पार्क में भी ये बातचीत में ये मुझे कोई बताता है कि ये अपने आप बताने भी लग गए हैं लोग, क्योंकि मुझे हाँ जानने जी, लग गए हैं। बिल्कुल। तो फिर उसको जो है ना एक तरीका ढूँढता हूँ कि उसको कैसे सॉल्व किया जाए। हालाँकि कई बार जो है ना सफलता मिलती है 1 लेटर में ही, और कई बार 50 लेटर में भी नहीं मिलती है। जी, बिल्कुल।
फॉर एग्जांपल मैंने दिल्ली के सर्कल रेट जो है ना बहुत गलत हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा करप्शन है, ब्लैक मनी है। जी और ये इश्यू मैंने 2011 में उठाया था और आज 2025 हो गया है, 4 बार मैं हाई कोर्ट में PIL फाइल कर चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक वो सॉल्व नहीं हुआ प्रॉब्लम। तो ऐसे होता है कई बार। तो कई बार जो है ना मेरी एक RT एप्लीकेशन एक ही या एक PMO को लेटर जाता है या CM को लेटर जाता है, उसी से सॉल्व हो जाता है। तो लेकिन मैं उसमें डिस्करेज नहीं होता हूँ, मुझे पता है कि सिस्टम ऐसे चल रहा है। जी। तो समस्याएं तो सर यानी कि बनी हुई रहेंगे, बनी रहेंगी। तो अगर जो आप कार्य कर रहे हैं उसके अंदर युवाओं को शामिल करने के लिए किस तरीके से आप सोचते हैं, और क्या आपकी टीम के अंदर युवा मेंबर भी हैं? देखिए हमारी जो टीम है वो सीनियर सिटीजन्स की है, जी चाहे वो एल्डरली पीपल फोरम हो या सिंगल सीनियर्स वेलफेयर ट्रस्ट हो। ये हमारे जो मेंबर्स हैं ये सब सीनियर्स हैं, अबव 60 ईयर्स। ओके। लेकिन हम कोशिश करेंगे, पहले भी हम कोशिश कर चुके हैं कि हमारे साथ युवा कुछ जुड़ें, जिनको हम कुछ अपने लिए फायदे के लिए भी और उनके फायदे के लिए भी कुछ आगे बढ़ने के लिए बात करें उनसे। एक वैसे हमने जो है ना पिछले साल हमने एक व्यक्ति रखा था जिसमें हमारी वो हेल्प कर रहा था, हमने उससे सैलरी बेसिस पे रखा हुआ था। लेकिन होता क्या है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो और जो हम किसी भी व्यक्ति को, यंग पर्सन को रखेंगे तो उस हिसाब से हम जी उसको दे नहीं पाएंगे, तो इसलिए जी, वो समझ ज्वाइन गया नहीं। सर। हाँ नहीं सर, मेरा जो प्रश्न था वो सिर्फ सामाजिक कार्य करने के लिए, अगर जैसे कुछ लोग आते हैं एज अ वॉलंटियर काम करते हैं, जी तो उस संदर्भ में था मेरा। हाँ, उस संदर्भ में तो हमसे कोई जुड़ते रहते हैं, जी वो हमारे पास मिलते रहते हैं मुझे कि भाई बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं और साथ में अपनी समस्या भी बताते हैं कि यार हम इसको ऐसे कैसे हल करें, तो तो हम उसके साथ कुछ बता तो कोई देते हैं। संदेश देना चाहेंगे जो जैसे कुछ युवा लोग सुन रहे होंगे हमारे इस कार्यक्रम को, और वो अगर, क्योंकि अच्छे कार्य के लिए अच्छे लोगों के मन में भावनाएं जाग जाती हैं, बस एक चिंगारी की जरूरत होती है जो शायद आपने जला रखी है। तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे वो आपसे जुड़े या अच्छे कार्य के लिए किस तरीके से प्रोत्साहित हो, अगर अभी वो युवा हैं तो? सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि वो अपनी हेल्थ को ठीक से मेंटेन रखें, जी क्योंकि आजकल हमने ये देखा है कि फास्ट फूड वगैरह खाते रहते हैं, तो वो अपने आप को हेल्थ अभी तो ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही उनकी हेल्थ जो है ना डिटेरियोरेट होने वाली है। तो अपने जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा ये जो मार्केट में लिक्विड्स मिलते हैं ये इनका यूज़ करना बंद कर दें। जी तो सबसे पहले तो हेल्थ अपनी अच्छी रखेंगे। दूसरा अपना माइंडसेट इस तरीके से रखना है कि हमने अपने समाज को, अपने देश को आगे लेके जाना है। हमारी सरकार तो बहुत कार्य कर रही है इस मामले में और हमेशा जी करती भी रहती है। तो सरकार के सहयोग से भी आप इसको और ज़्यादा आगे ले जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कुछ कुछ कमी दिख रही है, तो मैं अपने CM ऑफिस में लिख देता हूँ, तो भाई ये चीज़ ऐसे है। और CM ऑफिस में भी कई बार सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है, लेकिन कई बार टाइम लगता है, उसको दूसरे तरीके से लेना पड़ता है। तो वो भी अपने खाली टाइम में जब भी उनको मिले तो एक RTI और सीख लें। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बहुत ही एम्पावर्ड एक्ट है। जी सर। मैं तो ये कहता हूँ कि RTI किल्स करप्शन। तो अगर आप ये सीख लेते हैं और उसको सही ढंग से यूज़ करना ट्रेंड हो जाते हैं, तो अभी जैसे शायद 1-2% लोग ही इसको यूज़ करते हैं, अगर 4-5% भी इसको यूज़ करना शुरू कर दें, तो ये जो करप्शन लेवल है इंडिया का 1 साल में ही आधा हो जाएगा। जी और ये RTI जो है ना, ये जो यंग लोग हैं, ये ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं इसको, ज़्यादा सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ दे आर कंप्यूटर सेवी। वो फटाफट एक एप्लीकेशन बनाएँगे। हाँ, थोड़ा बहुत शुरू-शुरू में दिक्कत आएगी, उनको समझ नहीं आएगा प्रश्न कैसे पूछे जाएँगे। जी लेकिन धीरे-धीरे वो जो है ना, जब 2-4 महीने में, 6 महीने में बहुत अच्छे ट्रेंड हो सकते हैं। जी तो मेरा ये एक मानना है कि अब उनको ये भी सीखें
और समाज के प्रति पॉजिटिव हों, तो हमारा देश जो है ना अपने आप जो है ना उन्नति करेगा। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं, हमारी भी दुआ है कि देश हमारा उन्नति करे। जो समस्याएं हम लोग अभी महसूस कर रहे हैं, आने वाली हमारी जनरेशन को ना मिले। और जैसे अभी जो भी जर्नी रही है सर, उस जर्नी में अभी आप अपने आप को कहाँ पर पाते हैं? जो भी आपने मेहनत की है शुरू से लेकर, जो परिस्थितियां आपने देखी है, तो जो आपने मेहनत की है लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ, तो अपने आप को कहाँ पाते हैं आप? देखिए, मुझे जो है ना बहुत ही प्यार मिला है, परिवार से भी, समाज से भी और गवर्नमेंट से भी। जी मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे ये प्रोत्साहन भी मिलता है। और जैसे अब मैं, आपने भी मुझे बुलाया जी सर। बताने के लिए, तो ऐसा मुझे अच्छा लगता है कि मैं जो है ना अपनी बात को कन्वे कर पाया, ताकि लोगों को और ज़्यादा मतलब मोटिवेशन मिले। तो मुझे इसमें कोई अपनी लाइफ में से कोई रिग्रेट नहीं है, बल्कि मैं अब एक सक्सेसफुल सोशल वर्क की तरह से काम कर रहा हूँ। जी सर, जैसे आपने किताबों का भी जिक्र किया था, तो अभी किताबें जो आपकी कुछ आ चुकी हैं, कुछ आने वाली भी हैं जी, आपकी, जी। या फिर जी, जी, अभी कुछ? मैं एक और किताब लिख रहा हूँ, चिकित्सीय लापरवाही, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ का भुक्तभोगी हूँ। मुझे मालूम है कि बहुत ही मेडिकल नेग्लिजेंस हो रही है, सरकारी अस्पतालों में भी, प्राइवेट अस्पतालों में भी। तो इसके बारे में जानकारी देना भी मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। तो मैंने इसके ऊपर एक किताब लिख रहा हूँ, जो हो सकता है कि 1 आध महीने में आपके सामने आ जाएगी। जी, बहुत बढ़िया सर। तो अभी तक जितनी भी चीज़ें सुनने या समझने के बाद में ये लगता है कि जिस तरीके से आदरणीय सूरज प्रकाश मनचंदा जी ने कोशिश की है अपने जीवन से सीख के, और उस जीवन से सीखने के बाद में समाज के लिए कार्य करने के लिए, तो मुझे लगता है कि अगर हम सभी उनसे प्रभावित हो, उन्होंने जो भी कार्य किए और किन परिस्थितियों से निकले हैं, वो अपने परिवार के अंदर अपनी पत्नी, अपनी पुत्री, जिस परिस्थिति से निकले हैं वो वहां से, और जितने मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब मुझे पहली बार इतनी खुशी मिल रही है बात करके, जबकि हम पहली बार ही मिल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत सालों से जानता हूँ आपको सर। और जितना आपने मुझे पॉजिटिव कर दिया है ना जीवन को लेके, शायद मैं पहले नहीं सोच रहा था। बहुत सारी चीजें ऐसी आती है कि नहीं ठीक है, चल रहा है, उसको चलने देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, अगर आपके आसपास में कुछ भी ऐसा चल रहा है जो आपको लगता है गलत है, तो आपको उसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी, और उठानी चाहिए, और साथ आपको ढूंढना पड़ेगा। हो सकता हो कि आप अभी अकेले हैं, कुछ टाइम के बाद में आपके साथ में 1 या 2 लोग मिलेंगे, हो सकता है परिवार भी साथ ना दे उस समय, लेकिन जब आपके पास में उस समस्या का समाधान मिलने लग जाएगा, या आपको महसूस होने लग जाएगा, या किसी के लिए भी, चाहे आपके लिए हो या किसी के लिए, तो वो एक अलग अनुभूति होती है, जो शायद मुझे सर के चेहरे पे दिख रही है मुझे अभी, जिस तरीके से उन्होंने बताया है। तो देखिए, आवाज़ उठाने के ना कई तरीके होते हैं। जी सर। एक आवाज़ उठाने का तरीका ये है कि आप जो है ना झंडा लेके आगे बढ़ें और पीछे से लोग चलें आपके। दूसरा ये है कि अन्ना हज़ारे की तरह से आप जो है ना इंडिया गेट पे जाके भूख हड़ताल करें। जी और कई तरीके हो सकते हैं आप इसके लिए, लेकिन मेरा जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। मैं घर में शांत बैठ के ही अपना जो है ना लैपटॉप पे और व्हाट्सएप पे जो काम कर लेता हूँ, मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी, नहीं, बहुत बढ़िया सर। तो अभी जैसे अब हमारा समय भी अब समाप्त होने वाला है, तो हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। जैसे जो भी लोग हमारे साथ आज जुड़े हुए होंगे, उनके सवाल अभी शायद आने वाले होंगे, आएंगे, वो सर के साथ में शेयर किए जाएंगे। तो और उस पे हो सकता हो कि जो भी एक्शन ले सकने वाले होंगे, जरूर लिए जाएंगे। तो सर आखिरी में जाने से पहले, अगर आप कुछ और अपनी तरफ से जोड़ना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, हमारे जो लाइव दर्शक या मित्र जो भी हमारे हैं, उनके बारे में बताना चाहेंगे कुछ? मैं सबसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप समाज सेवा करना चाहते हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको
करने के लिए सिर्फ एक अपनी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये कुछ करना है। और हम जो कर रहे हैं वो सिंगल सीनियर्स के लिए स्पेशली कर रहे हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उपेक्षित हैं इस समय, क्योंकि उनके लिए बहुत परेशानियां हैं। तो उनको यूनाइट करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, और इस माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि यदि कोई सिंगल सीनियर्स हैं तो वो हमसे जुड़ें, और हम उनकी जो मोटिवेट करके उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप सभी श्रोताओं को आखिरी नमस्कार। इसके बाद हम अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नए शख्स के साथ में और शख्सियत के साथ में अपने 150वें एपिसोड में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सूरज प्रकाश मंजुनाथ सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने मुझे मौका दिया मुझे अपनी बात करने का। धन्यवाद।